Good morning, dear students. Today, our topic of discussion is Karl Marx theory of development. As we know, Marx is a very famous historian, thinker, philosopher, economist, जिनको कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं आज भी अपना आइडल मानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी आइडियोलॉजी से प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और उनकी जो डेथ है 1883 में हुई। ये उनका टाइम टेन्योर है, जिसके बीच में कि उन्होंने अपनी फेमस जो राइटिंग्स हैं लोगों को दी, जिसमें सबसे फेमस उनकी बुक है दास कैपिटल, जो कि उन्होंने 1867 में उनकी प्रकाशित हुई थी। तो शुम्पीटर कहते हैं मार्क्सिज्म इज अ रिलीजन, यानी कि एक रिलीजन, एक धर्म की तरह मार्क्स को पूजा जाता था। He is regarded as the author of a philosophy of history, who जिसने कि किस चीज को हाईलाइट किया, कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड एडवेंट ऑफ सोशलिज्म, कि कैसे पूंजीपति सिस्टम का खात्मा हुआ और सोशलिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ। तो एक तरह से जो मार्क्स के आइडियाज़ हैं, हमने उन आइडियाज़ को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अध्ययन करना है, यानी कि एज सच अभी तक मार्क्स की कोई भी हमें डेवलपमेंट स्पेसिफिक थियोरी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने उनकी जितनी भी लिखी हुई उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज़ में से हमने डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या लिखा है, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन से 5 मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स ने हाईलाइट किया है। सबसे पहली थी उनकी द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, देन ही गिवन द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, then he given the theory of surplus value, then he elaborated the concept of reserve army, and last, with all these points we can conclude economic development under capitalism, यानी कि पूंजीवाद के अंतर्गत कैसे आर्थिक विकास संभव हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we would like to discuss materialistic interpretation of history। अब मटीरियलिस्टिक का यहाँ पे क्या मतलब है? मटीरियलिस्टिक शब्द जो है वो अपने आप में ही एक चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि ये हिस्ट्री की कौन सी इंटरप्रिटेशन है जिसमें कि हम अपनी आधारभूत ज़रूरतों को, मटीरियलिस्टिक ज़रूरतों को पूर्ण करने हेतु क्या हमारा बेसिक जो रहने का तरीका या हमारी सोशल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ कैसी है या कैसे वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। मार्क्स कहते हैं कि जो हमारी सोशल लाइफ है वो इकोनॉमिक लाइफ से परे नहीं है। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब बेसिक ज़रूरतें चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये कौन सी कंडीशंस हैं? दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये सोसाइटी इकोनॉमिक सिचुएशंस के द्वारा ही सोसाइटी में पूर्ण हो सकती हैं, यानी कि अगर हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है तो वी नीड मनी फॉर दैट, वी नीड इनकम, और उस इनकम के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वो कहता है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इस सच्चाई के साथ स्टार्ट होता है कि किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ही नीड्स फूड। और उस फूड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रोडक्शन के लिए। और किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए ही प्रोडक्शन होती है, और ये जो प्रोडक्शन है ये वेलफेयर पर्पसेस के साथ नहीं होती, इसमें
वन एंड ओनली वन पर्पस एक ही है कि वो प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट को अचीव करना चाहते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स उन्होंने कहा है कि क्लास जो हमारी समाज है, जो सोसाइटी है, वो दो भागों में बटी हुई है। मेनली एक वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि डोमिनेंट है और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि डिप्रेस्ड है। डोमिनेंट पीपल कौन है? जो कि जिनके हाथों में सारी वागडोर है प्रोडक्शन की, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास मनी है, कैपिटल है। और डिप्रेस्ड कौन है? जो लेबरर का काम करते हैं, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सो दैट दे कैन अर्न मनी to fulfill their needs. So according to Marx, all the social, political and intellectual relations, all religions and legal systems, all the historical outlooks which emerges in the course of history are derived from the material conditions of life। कि हमें जीवित रहने के लिए, अपनी बेसिक मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उस प्रक्रिया के साथ ही हमारा पॉलिटिकल, हमारा रिलीजियस, हमारा लीगल, हमारा इकोनॉमिक, ये सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो हम इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री में हमारी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो चेंज हो रही हैं। उसके अकॉर्डिंगली यूज़ ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी चेंज हो रहा है। अगर हम आज से 100 साल पहले देखें तो क्या हमें ऐसे हम ऑनलाइन क्लासेस हमारी पॉसिबल थी? नहीं। हम मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे? नहीं। क्या हम अपने मटेरियल को इतनी इजीली एक्सचेंज कर सकते थे? नहीं। सो इट इज़ ऑल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और सोसाइटी का जो सिस्टम है, जो नीड्स हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। सो हिस्ट्री में अगर हम पीछे से अभी आगे तक बढ़ते हुए आए तो हम देख सकते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। और उसके अकॉर्डिंगली ही, हमारी सोशल नीड्स के अकॉर्डिंगली ही हमारी इकोनॉमिक नीड्स जो हैं वो चेंज होती जाती हैं, और हमारी प्रोडक्शन और प्रोड्यूस भी चेंज होती जाती हैं। सो वो कहते हैं द मटीरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ history is that the main and fundamental factor in the development of any nation or society is the economic factor. That is the way the nation or the society produces and exchange its commodities. तो यही बताया मैंने अभी तक कि कैसे मटीरियलिस्टिक कंसेप्ट में जो मेन फंडामेंटल फैक्टर है किसी भी देश के डेवलपमेंट का या किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट का, कि कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन होती है और एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। सो दिस इज़ द मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। अब हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि मार्क्स ने अपनी थियोरी में हाईलाइट किया। दैट इज़ द थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का यहाँ पे क्या मतलब है? वो कहते हैं कि हम शुरुआती दौर से हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं कि सोसाइटी बेसिकली दो हिस्सों में बटी हुई है, रिच एंड पुअर। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, या हम इसको बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटर्स एंड एक्सप्लॉयटेड। एक्सप्लॉयटर्स जो हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेड जो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। सो वो कहता है कि इन दोनों क्लासेस में आपस में किसी भी तरह का प्यार या कोऑपरेशन नहीं है। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटर है, वो जो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं उनको एक्सप्लॉयट करके ही अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे लॉर्ड एंड सर्फ ये दोनों प्रिवेल करते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं एन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। एक जो आपको प्रेस करने वाला है और दूसरा जो प्रेस हो रहा है। तो ये जो क्लास वार है, यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई है सारी सोसाइटी। इसमें एक वर्किंग क्लास है जो काम करती है, दूसरी क्लास कैपिटलिस्ट है जिसके पास सारे उत्पादन के साधनों के ऊपर कंट्रोल है और जो अपने कंट्रोल से प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन वो कहता है
ये क्लास स्ट्रगल जो है यही रेवोल्यूशन का कारण बनती है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कहता है कि ये जो क्लास स्ट्रगल है इसी में लोग जब अपने हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो फिर वहाँ पे जो वॉर्स हैं, क्लास वॉर्स जो हैं, वो आपस में स्टार्ट हो जाती हैं। और मार्क्स का कहना है क्लास वार इज़ द मार्क्सियन सिस्टम, class war in the Marxian system is considered a mechanism of social change and economic progress। मार्क्स कहते हैं कि अगर आप आर्थिक विकास या प्रगति की बात करते हो, आर्थिक विकास या प्रगति की या सोशल चेंज की बात करते हो, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द क्लास वॉर और क्लास स्ट्रगल। अब हम बात करते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अब हम डेवलपमेंट के साथ कंसर्न्ड हैं, हम ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं। एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम जानते हैं कि ग्रोथ या डेवलपमेंट तभी संभव है अगर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल है और इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो कैपिटल है, ये जो सरप्लस है, ये कहाँ से आता है? तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो सरप्लस है ये एक्सटेंशन है लेबर थियोरी की, जो कि ऑलरेडी रिकार्डो और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दे रखी है। वो कहता है कि शॉर्ट रन में जो है वैल्यू जो है किसी भी कमोडिटी की वो डिटर्मिन होती है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन लॉन्ग रन में किसी भी वस्तु की जो वैल्यू है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर स्पेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन के अंतर्गत कितनी हमने लेबर लगाई है, दैट विल डिफाइन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। सो मार्क्स जो है कमोडिटीज को कंजील्ड लेबर मानते हैं एंड वैल्यू एज अ क्रिस्टलाइज्ड लेबर। तो कमोडिटीज को कंजील्ड लेबर बोलते हैं और वैल्यू को क्रिस्टलाइज्ड लेबर। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सरप्लस कहाँ से पैदा होता है, ये सरप्लस कहाँ से अराइज होता है? तो वो जैसे हमने पहले बताया कि दो क्लासेस हैं लोगों की, एक वर्कर और लेबरर्स हैं, दूसरे कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि एक लेबर क्लास है और एक कैपिटलिस्ट क्लास है। तो वो कहता है कि जो शॉर्ट रन में तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई हमने मार्केट वैल्यू डिटर्मिन कर ली, ठीक है जी, लेकिन वो कहता है कि लॉन्ग रन में हायर द एक्सप्लॉयटेशन, जितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होएगी कैपिटलिस्ट द्वारा लेबर की, उतना ही ज़्यादा सरप्लस वैल्यू जो है वो क्रिएट होगा। सो वो कहता है मार्क्स, कैपिटलिस्ट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स विच आर यूजफुल and needed by the society, but in extracting as much surplus value as possible। so ये surplus कैसे वो generate करते हैं? by the exploitation। तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, टोटल आउटपुट, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो टोटल आउटपुट है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कांस्टेंट कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल यहाँ पे क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी और प्लांट यूज्ड इन द प्रोडक्शन। देन वेरिएबल कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल वी क्या है? रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ लेबर यूज्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज द वेज विल। थर्ड है सरप्लस वैल्यू एस, रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट ऑफ द डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो एक तरह से वो कहता है जो टोटल आउटपुट है हमारा सी प्लस वी प्लस एस, इससे हमें प्राप्त होता है। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं जो मार्क्स ने इनको 3 रेशोज के द्वारा भी बताया है। पहली रेशो उन्होंने बताई है द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। अब आप देख सकते हैं एस अपॉन वी, द रेशो ऑफ सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल कैपिटल इज कॉल्ड द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि सरप्लस वैल्यू का जो दो रेशियो ऑफ द सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल कैपिटल, तो इसको हम रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कहेंगे कि सरप्लस वैल्यू किस रेट से बढ़ रही है, ये किस पे डिपेंड करता है? सरप्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल। सेकंड उन्होंने रेशियो को डिफाइन किया द रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है? द रेशियो ऑफ द सरप्लस वैल्यू
टू द टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल में क्या आ गया, कांस्टेंट कैपिटल भी आ गई और वेरिएबल कैपिटल भी आ गई। थर्ड उन्होंने एक्सप्लेन की द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल। अब ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल टू द वेरिएबल कैपिटल। वो कहता है कि जो जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी अच्छी होती जाती हैं, यानी कि हम बेटर इंटेंसिटी के साथ और गुड इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहता है कि ये हमारी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ती है। ओके, तो दीज आर द 3 रेट्स जो कि उन्होंने डिफाइन किए। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी की। अब रिजर्व आर्मी कौन सी आर्मी है? द labor saving devices resulted in surplus manpower or called reserve army. According to the Marx, जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो कि लेबर सेविंग है, तो जिसके कारण कि बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो दैट जो बेरोजगार लेबर हैं, जो सरप्लस लेबर हैं, उसको हम रिजर्व आर्मी का नाम देते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है उसका मेन मोटिव क्या है, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, जितनी उसकी सरप्लस वैल्यू बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण उसकी सरप्लस वैल्यू बढ़ती जाती है। और ये जो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और एक रिजर्व आर्मी जो है वो क्रिएट होती जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी। और लोगों के आपस में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने बेरोजगार होंगे उतने ही वो कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। कीमत यहाँ किसके अभिप्राय है, वेजेस, यानी कि वो कम वेजेस पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण जो रिजर्व आर्मी बढ़ती जाती है, उसके कारण वो जो है सब्सिस्टेंस लेवल से भी कम वेजेस लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट कैसे होती है? वो कहता है कि कैपिटलिज्म में जो कैपिटल डेवलपमेंट होती है, इसके लिए 3 तरीके अपनाता है पूंजीपति सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। कहता है या तो वो वर्किंग आवर बढ़ाता है, या वो वेजेस कम कर देता है, या वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है वर्किंग क्लास की, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है। मार्क्स कहता है कि इन तीनों ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शंस हमने दी हैं, वो थर्ड ऑप्शन को सबसे कम इस्तेमाल करता है, जबकि ज़्यादातर वो वेजेस को कम करके और वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर एक्सप्लॉइट करके लेबर को अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मार्क्स सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप किसी भी देश का आर्थिक विकास चाहते हैं, तो आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है, बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्लास एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके ज़रिए ही जो है आर्थिक विकास जो है तेज़ी से संभव है। लेकिन इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उन्होंने मेंशन की है कि क्राइसिस कैसे आता है। वो कहते हैं कि क्राइसिस जो है उसका कारण है कि रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ने जो है कम होना शुरू हो गया, अनबैलेंस्ड ग्रोथ होनी शुरू हो गई डिफरेंट सेक्टर्स में, अंडर कंजम्पशन होनी शुरू हो गई। ये उन्होंने रीज़न दिए हैं, लेकिन बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके ऊपर कोई क्लियर कट पिक्चर जो है वो देने में कामयाब नहीं हुए हैं मार्क्स, कि क्या रीज़न है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो रुक जाती है और क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्राइसिस का कारण जो कि मार्क्स ने बताया वो क्या है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। वो कहते हैं कि सेकुलर डिक्लाइन आता है रेट ऑफ प्रॉफिट में, और वो कहता है कि मार्क्सियन सिस्टम में ये क्लियर नहीं है कि ये कैसे आता है। स्टिल उसको इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं
P इज इक्वल टू S अपॉन C प्लस V। यहाँ पे P क्या है हमारा, प्रॉफिट्स है, S हमारी सरप्लस कैपिटल है, यहाँ C हमारी कांस्टेंट कैपिटल है और V हमारी वेरिएबल कैपिटल है। अब मैथमेटिकली हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की है और अल्टीमेटली वी कम टू द कंक्लूजन P इज इक्वल टू SV 1 माइनस Q। तो यहाँ पे क्या शो करता है, रेट ऑफ प्रॉफिट P डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। तो इसका क्या अर्थ है, ये जो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करने पे आई है P इज इक्वल टू SV 1 माइनस Q, ये शो करती है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ती रहेगी तो इससे रेट ऑफ प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब हमने ये पीछे चलते हैं हम, द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज C अपॉन V, कांस्टेंट कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल। तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, जब कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ती जा रही है, जब टेक्निक्स बढ़ती जाएंगी, बेटर टेक्नोलॉजी आती जाएगी, और जब टेक्नोलॉजी आती जाएगी उससे वो कहता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। वो कहता है कि इसका क्या कारण है, वो कहता है इस जो एक्सप्लेनेशन को कंप्लीटली मार्क्स ने हमें डिफाइन नहीं किया। ओके, वो कहता है इसका एक और रीज़न हो सकता है कि राइज इन वेजेस, जो वेजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन रीजंस को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं इन द शॉर्ट पीरियड द कैपिटलिस्ट कैन एक्सप्लॉइट वर्कर बाय पेइंग देम सब्सिस्टेंस वेजेस। तो इससे सरप्लस वैल्यू बढ़ेगी और जिससे कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगी, जिससे कि क्या करेंगे, वो डिमांड भी बढ़ेगी लेबर की, और जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, वो कहता है कि नया अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार करेंगे तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर लेबर को सब्सिस्टेंस वेजेस नहीं देंगे, उनको हायर वेजेस पे लेबर्स को लगाना पड़ेगा, जिससे कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन उन्होंने फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट का क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ती जा रही है, कैपिटल एक्यूमुलेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो लेबरर ज़्यादा वेजेस डिमांड करती है, जिसके कारण की क्राइसिस आता है। सेकंड उन्होंने बताया अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। इसका रीज़न क्या है, डिक्लाइन रेट ऑफ प्रॉफिट में अनबैलेंस्ड ग्रोथ का क्या रीज़न है, वो कहता है कि इंडिपेंडेंट मैनर में जब प्रोडक्शन होती है तो कई बार जो कैपिटलिस्ट हैं अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड कई बार रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं और उनको नॉलेज भी परफेक्टली नहीं होती, और कई बार वो ऐसे सेक्टर्स में निवेश कर बैठते हैं जहां से कि उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, और कुछ ही सेक्टर्स का वो विकास करते हैं जिसके कारण कि दूसरे सेक्टर्स जो हैं एक एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज की वजह से वहाँ पे उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो सेक्टर्स की वो कहते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो भी एक रीज़न बनता है, और कई बार एक सेक्टर की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है जिसके कारण कि फिर प्राइसेस जो हैं वो लो रखनी पड़ती हैं प्रोड्यूसर्स को, जिसकी वजह से नुकसान होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने रीज़न बताया है अंडर कंजम्पशन। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है जब आप एक्सप्लॉयटेशन करके प्रोडक्शन कर रहे हो तो लेबर के पास वेजेस ही नहीं है आपकी वस्तुओं को डिमांड करने के लिए, तो एक तरह से लो वेजेस पे जब डिमांड ही नहीं होगी, कंजम्पशन ही नहीं होगी, जो आपने प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फॉल करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए भी मार्क्स की जो थियरी है दैट मीन्स वो सेज के लॉ के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि सेज कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वॉट एवर प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी इज कंज्यूम्ड। बट यहाँ पे मार्क्स जो है इस आइडियोलॉजी को टोटली नकारते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, क्राइसिस पॉसिबल है ड्यू टू अंडर कंजम्पशन। तो जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा होती है, डिमांड कम रह जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फॉल करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में उन्होंने रिवाइवल की बात कहते हैं कि जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में
फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड जो है फॉल कर जाती है, तो वो फिर नई मार्केट्स को ढूंढते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में वो नई मार्केट ढूंढते हैं जहाँ पे कि उनकी वस्तुओं की डिमांड हो, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हुए वो दोबारा से जो है रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा कि जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर कंट्रीज़ को कैप्चर करती हैं, जैसे कि इंग्लैंड ने इंडिया को अपनी बस्ती के रूप में यूज़ किया था, फिर यहाँ से कच्चा माल लेकर जाकर वहाँ पे इंग्लैंड में प्रोडक्शन करके बना के इंडिया की मंडियों में बेचा जाता था। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं इसी चीज़ में वो ढूंढते हैं कि कैसे कौन से देशों में जो है वो अब अपनी प्रोडक्शन को बेच सकते हैं, अपनी मार्केट को फैला सकते हैं, जिससे कि जो रिवाइवल है वो पॉसिबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्क्स आइडियोलॉजी, कि कैसे मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू और विचारधाराओं में से हमने कुछ मेन बेसिक 5 पॉइंट्स निकाले जो कि डेवलपमेंट आस्पेक्ट को बताते हुए कैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और जो है प्रॉफिट पॉसिबल है। और वो बेसिकली 3 रीजंस के कारण हो सकता है, वेजेस को कम करके, या एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ा के, वर्किंग आवर्स को बढ़ा के, या फिर जो है टेक्नोलॉजिकली साउंड होकर, या वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा के। और मार्क्स ने हाईलाइट किया कि हमें थर्ड जो लास्ट है उसी को अडॉप्ट करना चाहिए, और अल्टीमेटली ये प्रॉफिट भी फॉल करना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। और लास्ट में उन्होंने कहा कि रिवाइवल तब पॉसिबल है जब पूंजीपति दूसरे देशों में जाकर अपनी प्रोडक्शन को बेचना शुरू करते हैं और नई मंडियां खोजना शुरू करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।